बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक का था। इसके अलावा इनका जो मूल नाम था, उनका मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज, और ये फिरोज शाह तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठे थे। ये अपने आप को खलीफा का नायब कहते थे। ये कई मर्तबा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शासक अपने आप को खलीफा का नायब कहलाता था, तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा जब ये गद्दी पर बैठे तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि लगभग उन्होंने सारा खजाना खाली कर दिया था, उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो जब ये गद्दी पर बैठे तो खजाना खाली था। अब खजाना खाली था तो सबसे पहली मुश्किल थी खजाना को भरा जाए, तभी तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, कुछ टैक्स लगा दिए, कुछ कर लगाए, जिसमें 4 कर इंपॉर्टेंट है, जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स। जो जजिया कर लगाया गया वो गैर मुस्लिम यानी गैर मुसलमानों पर लगाया गया। अब गैर मुस्लिम का मतलब ये है कि केवल मुस्लिम ना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे शैव हो, चाहे हिंदू हो, बस वो मुस्लिम ना हो। अब जजिया कर लगाने वाले ये इन्होंने क्या करा, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया इन्होंने, यानी कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। जो ज़कात लिया जाता था ये मुसलमानों से लिया जाता था, ये एक मुस्लिम कर था जो उनकी प्रॉपर्टी पर लिया जाता था, लगभग 2.5%। जो खराज था, खराज कर जो लिया जाता था वो भूमि पर लिया जाता था, जो कृषि भूमि होती थी उस पर खराज लिया जाता। इसके अलावा इन्होंने इसके साथ साथ एक सिंचाई कर भी लगाया था, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी, सबसे ज्यादा कुएं खुदवाए थे, तो इसलिए इन्होंने उस पर एक टैक्स भी लगा दिया, सिंचाई कर। इसके अलावा खुम्स, खुम्स जो था कर, ये युद्ध के माल पर जो युद्ध में माल लूटा जाता था उस पर एक टैक्स लगाया जाता था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जो टैक्स लगाते थे ये खुम्स, उसका जस्ट उल्टा इन्होंने लगाया था। यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसी युद्ध में अगर 50 रुपए लूटे गए हैं तो शासक यानी कि फिरोज शाह तुगलक कहते थे कि मेरे को केवल आप 5 रुपए दो, 45 रुपए आप अपने पास रखो। यानी सीधी सी शब्दों में कहूं कि 1/5 जो था वो ये लेते थे और 4/5 देते थे अपने सैनिकों को। इसका जस्ट उल्टा अलाउद्दीन खिलजी करता था, वो 4/5 खुद लेता था और बाकी देता था अपने सैनिकों को। तो मेरे ख्याल से 1/10 5 रुपए होते हैं, ठीक है। तो ये तो फिरोज शाह तुगलक का था। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4/5, ठीक है। तो ये कुछ टैक्स थे जो इन्होंने लगाए, जिससे क्या हुआ कि खजाना भरना शुरू हुआ। इसके अलावा जब इन्होंने बहुत सारी सिंचाइयों के लिए नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए, तो क्या हुआ, जो बंजर भूमि थी वहां पर भी कृषि होना शुरू हो गई। जब कृषि बढ़ेगी तो कर आए, और कर आए तो उनका खजाना भरना धीरे धीरे शुरू हो गया। अब देखते हैं इनके वो कार्य जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ जो इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था या इनका जो शासन था वो सबसे ज्यादा करप्ट था, सबसे ज्यादा भ्रष्ट था। ये पूरे मध्यकालीन भारत का सबसे भ्रष्ट शासन था जिस टाइम फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत गद्दी पर थे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दीवानी बंदगान, ये एक और नया डिपार्टमेंट आ गया। जैसे इससे पहले हमने बात करी थी, अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उन्होंने शुरू करा था दीवाने कोही। इससे पहले शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने वीरा, जिसका मैंने आपको कोड बताया था वीरा, ठीक। उससे पहले बात करें तो बलबन ने शुरू करा था अर्ज डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज। तो इसी प्रकार से दीवाने बंदगान था। और सबसे ज्यादा जो गुलाम थे वो इन्हीं के शासनकाल में पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा गुलाम किस सल्तनत काल के किस शासक के समय काल में पाए गए हैं, तो आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने उन्हीं गुलामों के लिए एक नया डिपार्टमेंट बना दिया था, दीवाने बंदगान। इसके अलावा और भी कई सारे इन्होंने विभाग बनाए, जैसे कि रोजगार दफ्तर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है जहां सब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इन्होंने एक रोजगार दफ्तर खोला। पेंशन विभाग खोला गया, जैसे कि आपका ईपीएफओ है, ठीक है, तो उन्होंने पेंशन विभाग, या शिफाखाना जो आपके सरकारी अस्पताल है, इस प्रकार से इन्होंने और विभाग खोले। इसके अलावा कुछ और, जैसे काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, इन मस्जिदों को इन्होंने बनवाया। तो आपसे यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न मस्जिद को या बेगमपुरी मस्जिद को या काली मस्जिद को किस शासक के द्वारा बनवाया गया। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निम्न में से कौन सी मस्जिद बनवाई गई। आगे है अशोक के स्तंभ।
ये अकेले ऐसे शासक हुए दिल्ली सल्तनत के जो अशोक के 2 स्तंभों को लेकर दिल्ली आए हैं। एक टोपरा से दिल्ली लेकर आए थे और एक अंबाला से। इसके अलावा इन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। इन्होंने खुद ही ये लिखी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा गजे शकर, ये एक सूफी, बहुत बड़े सूफी संत हैं, ये इन्हीं के शिष्य थे गजे शकर के। इसके अलावा इन्होंने फिरोज शाह कोटला की स्थापना करी थी दिल्ली के पास ही, जो आप जानते हैं कि स्टेडियम है और स्टेडियम का इस समय नाम भी बदल दिया गया है। आप सभी को पता ही होगा अब उस स्टेडियम का नाम क्या है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और शहरों की स्थापना की, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है जौनपुर। जौनपुर कई बार पूछा जाता है और जौनपुर जो स्थापना की गई थी इन्होंने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां की याद में की थी। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया है कि जूना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस शहर की स्थापना की गई, तो आपका आंसर होगा जौनपुर। इसके अलावा इन्होंने ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था और स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वो दिल्ली से बाहर किसी मजार पर न जाए। यानी कि दिल्ली में वो जा सकती थी लेकिन दिल्ली के बाहर वो किसी मजार पर नहीं जा सकती थी, तो ये इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अगर हम बात यहाँ कर ही रहे थे तो आपको एक चीज शायद मैंने नहीं बताई कि गाजी तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी थी, वो भी दिल्ली के ही पास था और मैं कहूं कि कुतुब मीनार के ज्यादा समीप है। इसी प्रकार से इन्होंने फिरोज शाह कोटला बनवाया। आगे बात करें तो मंगोल आक्रमण, ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं तो उनके काल में भी एक आक्रमण हुआ है, लेकिन इनके काल में कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं किया गया। तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद मैंने आपको बता दिया कि मृत्यु के बाद इनके अगले शासक आए नासिरुद्दीन तुगलक, और जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे सैयद वंश में, क्योंकि अब जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक आएंगे गद्दी पर उसी समय तैमूर लंग का आक्रमण होगा और वहीं से वो स्टोरी थोड़ी रिलेट होती है, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज से ज्यादा डीप से वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।